स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। सक्षमता परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित 20 प्रश्नों के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं। कहता है मीटर, पार्सेक, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष। तो इसको आंसर होगा पार्सेक, यानी कि जो पार्सेक है सबसे जो है वो बड़ी इकाई है दूरी मापने का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। यानी कि वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है उत्पन्न मात्रक, ऑप्शन बी है व्युत्पन्न मात्रक, ऑप्शन सी है सीजीएस पद्धति और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आंसर दीजिए। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उसे हम कहते हैं, देखिए यहाँ पे है उत्पन्न मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि बी होगा जो होगा व्युत्पन्न मात्रक। ऑप्शन जो होगा इसका बी जो होगा वो सही होगा। यानी कि वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों के सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है। 5 सेकंड का समय है, आप दीजिए आंसर। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो कहता है प्रकाश वर्ष ऑप्शन ए है समय का, ऑप्शन बी है दूरी का और ऑप्शन सी है प्रकाश का और ऑप्शन डी है चाल का। तो साधारणतः होता क्या है कि क्वेश्चन में जो कहता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो डायरेक्ट जो सी को ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि प्रकाश का। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर जो है वो दूरी का मात्रक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। उसके बाद कहता है 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, यानी कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो इसका ऑप्शन है 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन जो होता है। ये देखिए 10 के पावर 5 डाइन, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। इसको याद कर लेंगे। 1 न्यूटन जो है वो 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में किसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। यहाँ पे बहुत ही आसान इसको समझने वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। यानी कि इसका जो उदाहरण है वो है, यूँ कह लीजिए कि बैटरी जो होता है वो रासायनिक यानी कि केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिक में चेंज कर देता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। तो ऑप्शन है सोलर। तो सोलर जो होता है वो सूरज की रोशनी को एनर्जी में चेंज करता है, ऊर्जा में चेंज करता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा में। विद्युत बल्ब जो है वो जो है कि विद्युत से प्रकाश ऊर्जा में चेंज करता है उसको। और जो सोलर सेल है उस भी जो क्या करता है कि सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। लेकिन यहाँ कहता है कि किसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो बैटरी जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को, यानी कि विद्युत सेल जो होते हैं वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है केशिकत्व का उदाहरण है। केशिकत्व कहता है केशिकत्व ये होता है कि यानी ऐसे समझिए, लैंप जलाते हैं हम लोग या फिर पेन से हम लोग लिखते हैं, तो केशिकत्व के कारण ही जो होता है वो जो स्याही होता है वो कागज़ में जो है वो जम जाता है। यानी कि लैंप जलाते हैं तो उसके फीते में जो होता है
केरोसिन जो होता है नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है, वो केशिकत्व के कारण ही ऐसा संभव हो पाता है। तो कहता है ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही को शीघ्र सोख लेता है। ब्लॉटिंग पेपर जो होते हैं लिखते हैं हम लोग, वो स्याही को शीघ्र सोख लेता है, ये भी जो है वो केशिकत्व का उदाहरण है। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना भी जो है वो केशिकत्व का उदाहरण है। पेड़ पौधों के शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण का पहुँचना भी जो है वो केशिकत्व का उदाहरण है। इसीलिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी केशिकत्व का उदाहरण है। उसके बाद कहता है श्रव्य तरंगे होती हैं। श्रव्य तरंगे यानी कि वैसी तरंगे जिसे मनुष्य के कान जो है वो सुन सकता हो, उसे हम श्रव्य तरंगे कहते हैं। और एक होता है प्राश्रव्य तरंगे, यानी कि मनुष्य के कान की सुनने की क्षमता से ऊपर होता है। देखिए कहता है 10 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज तक, 100 हर्ट्ज से 1,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, और डी कहता है ये सभी। यानी कि श्रव्य तरंगे और प्राश्रव्य तरंगे एक रेंज निर्धारित किया गया है कि यानी कि इस रेंज से इस रेंज तक की जो है वो मनुष्य का कान जो है वो आसानी से सुन सकता है। जो जिस आवाज़ को मनुष्य सुन सकता है उसे हम श्रव्य तरंगे कहते हैं, और जो ये ना सुन सके उसे हम इसे प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं। यानी कि श्रव्य तरंगों से उच्च आवृत्ति वाले तरंग जो होते हैं उसे हम प्राश्रव्य तरंग कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिए सी, जो ऑप्शन सी है इसका वो है इसका सही जवाब। यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक ही मनुष्य जो है वो ध्वनियों को सुन सकता है, तरंगों को सुन सकता है। तो ऑप्शन सी जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो तरंगे होते हैं वो श्रव्य तरंगे होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, क्या है? निर्वात में जो है वो प्रकाश की चाल क्या है? तो 5 सेकंड का समय है, आप इसका आंसर ढूंढें, कमेंट बॉक्स में डालें। इसमें पहला कहता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका जो है वो ऑप्शन सी जो है वो ऑप्शन बी जो है वो सही है। यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसकी चाल होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं, किसका उदाहरण है? यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता हो तो हम इसे कहते हैं अपवर्तन के नियम कहते हैं। यानी कि इसका जो है वो ऑप्शन है बी सही होगा, ऑप्शन बी। अपवर्तन के नियम में आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? कहता है ऑप्टिकल होता है, डायोप्टर होता है, या हर्ट्ज होता है, या सभी होता है। तो लेंस का जो मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है उसको हम लोग डायोप्टर बोलते हैं। डायोप्टर यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। लेंस जब आप चश्मा बनाने जाते हैं तो ± 0.25 डायोप्टर, 0.2 डायोप्टर इस तरह के जो क्षमता लगाया जाता है। यानी कि इससे फोकस दूरी का पता लगता है। यानी कि लेंस की जो क्षमता होती है उसे उसकी मात्रक को हम डायोप्टर में व्यक्त करते हैं। 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ कहता है निम्न में चालक पदार्थ है। चालक पदार्थ उसको कहते हैं जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वो संभव हो, उसे हम चालक पदार्थ कहते हैं। लकड़ी यानी कि लकड़ी से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह मुमकिन नहीं है, प्लास्टिक से भी नहीं है, चारकोल से भी नहीं है। यानी कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा लोहे की कील। यानी कि लोहे की कील बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगाते हैं तो उन्हें करंट लगने का खतरा बढ़ जाता है। यानी कि इसीलिए होता है क्योंकि इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। अतः चालक पदार्थ की श्रेणी में जितने भी जो धातु होते हैं वो चालक होते हैं, एक्सेप्ट पारा को छोड़ करके। यानी कि कुछ विशेष परिस्थिति में जो कुछ धातु के गुण जो होते हैं वो अलग होते हैं। यानी कि लोहा, तांबा, चांदी इस तरह के जितने भी जो धातु हैं वो चालक होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कहता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है। ये अभी हम पीछे देख रहे थे कि चालक है, और फिर कहता है चालक में भी एक होता है एकदम अच्छे तरह का चालक, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी लॉस जो होता है उसमें ना के बराबर होता है। तो पहला कहता है लोहा चालक, ये भी है, तांबा भी चालक है, चांदी भी है, एल्यूमिनियम है, यानी कि इन चारों से जो है विद्युत का प्रवाह संभव है। लेकिन इन चारों में सबसे सुपीरियर कौन है, तो जो चांदी होता है Ag, जिसका सूत्र होता है Ag, ये जो चांदी है वो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा चालक होता है। और चांदी के बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है वो तांबा होता है। यानी कि इन चारों में, चारों यानी जितने भी धातु हैं जो चालक हैं, उनमें सबसे अच्छा जो चालक माना जाता है वो चांदी को ही माना जाता है, क्योंकि इससे जब इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित की जाती है तो बहुत ही कम लॉस जो है इसमें होता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड है, यानी कि प्राकृतिक चुंबक जो होता है वो लोहे का ऑक्साइड होता है, यानी कि इसका सूत्र क्या होता है। कहता है Fe3O4, CuSO4, H2SO4 और KMnO4। यानी कि याद करने का विषय है। इसका जो ऑप्शन है 5 सेकंड का समय है, आप इसको देख लें। कहता है प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड है, यानी कि लोहे से ये समझ में आ रहा है कि लोहा यानी कि फेरस लोहे का ऑक्साइड है, यानी कि Fe3O4, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो 1 होगा। ऑप्शन ए जो है वो Fe3O4 लोहे प्राकृतिक चुंबक जो होता है वो लोहे का ऑक्साइड होता है, इसका सूत्र होता है Fe3O4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसके बाद कहता है हाइड्रोजन बम। कहता है हाइड्रोजन बम का आविष्कार कब हुआ था। 1914 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, यानी कि 4 ऑप्शन है। हाइड्रोजन बम जो है वो अमेरिकी वैज्ञानिक के द्वारा इसकी जो है ईजाद की गई थी, इसे आविष्कार किया गया था, और वो वर्ष था, बहुत ज़्यादा दिन जो है वो इसके आविष्कार का नहीं हुआ। ये जो ऑप्शन डी है वो है 1952 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक के द्वारा इसे आविष्कार किया गया था, यानी कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है वो 1952 ईस्वी में हुआ। यानी हमारे जो देश है भारत, इसके आज़ादी के कुछ दिन के बाद इसकी जो है आविष्कार जो है वो अस्तित्व में आया था। हाइड्रोजन बम का जो अस्तित्व जो है वो सामने आया था। अगला प्रश्न है बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, कहता है भूकंप मापने में, वायु दाब मापने में, बुखार मापने में और समुद्र की गहराई मापने में। तो कहता है बैरोमीटर जो होता है वायु दाब मापने के काम में आता है। इसका ऑप्शन जो है वो बी जो है वो सही है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब होगा। बैरोमीटर का उपयोग जो है वायु दाब मापने के काम में इस्तेमाल लिया जाता है। वायु दाब मापने में बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जवाब दीजिए, 5 सेकंड का समय है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो है वो होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है दाब का एसआई मात्रक होता है। दाब जो है कहता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ कहता है न्यूटन। तो न्यूटन जो होता है वो बल का एसआई मात्रक होता है। कंडेला जो होता है वो ज्योति तीव्रता का जो होता है वो मात्रक होता है। और ओम जो है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है। अतः यहाँ पे जो है वो पास्कल जो है वो दाब का एसआई मात्रक होता है, यानी कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, यानी कि पास्कल से हम इसे दिखाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। अभी हम ऊपर वाले प्रश्न में बात कर रहे थे सभी के मात्रकों के। कहता है ज्योति तीव्रता, ओम जो है वो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति का मात्रक होता है। अभी हम बात कर रहे थे ये जो है वो कंडेला जो है, यहाँ ऑप्शन सी जो है वो इसका सही होगा, यानी कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कंडेला। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कंडेला। उसके बाद कहता है तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक होता है। तरंग दैर्घ्य वेबर, फैराड, हर्ट्ज और एंगस्ट्रम। तो इसको याद करने का चीज़ है, इसे हम कहते हैं तरंग दैर्घ्य का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एंगस्ट्रम होता है, यानी कि तरंग दैर्घ्य जिस
कलर का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसे हम अधिक दूरी से देख सकते हैं। जैसे लाल जो प्रकाश, जब सूर्य की प्रकाश को जब हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। सबसे ऊपर जो होता है वो लाल होता है और सबसे नीचे जो होता है वो बैंगनी होता है। यानी कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे कम होता है। अतः तरंग दैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक होता है एंगस्ट्रम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो कहता है रिक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या तो इसे फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि रिक्टर में मंदक के रूप में जो छड़ इस्तेमाल किया जाता है वो किस चीज़ का होता है, किससे बना हुआ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कैडमियम है, बोरॉन है, लेड है, ए और बी दोनों है। कहता है कि रिएक्टर में मंदक के रूप में या नियंत्रक छड़ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कैडमियम का भी इस्तेमाल करते हैं और बोरॉन का भी इस्तेमाल करते हैं। अतः हम यहाँ डी को सही करेंगे, ए और बी दोनों इसका आंसर सही होगा। यानी कि रिएक्टर में, परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में या नियंत्रक के रूप में जो छड़ इस्तेमाल किया जाता है वो कैडमियम का हो सकता है या बोरॉन का हो सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 प्रश्न का था ये। 20 प्रश्नों का जो एक गुच्छा था ये हम वीडियो के माध्यम से लेकर के आते हैं, और ये जो आने वाले जो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनके द्वारा जो एक सरकार के द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए जो एक सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया है उसमें पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।